दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जीके ट्रिक्स में। साथ ही दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं यूपीएससी पेट एग्जाम 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की बुक है। जो कि आप जानते हैं चक्षु प्रकाशन का जो कंटेंट होता है बहुत ही बेस्ट होता है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि पेट एग्जाम के लिए गाइड के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी आपका मार्केट में आ चुका है। ऑनलाइन मंगाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, मार्केट में लेना है तो मार्केट में भी अवेलेबल है, आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं पेट एग्जाम की संपूर्ण गाइड है जो कि आपके सिलेबस के अनुसार आपका है, बहुत ही बेहतर तरीके से। और साथ में इसमें थ्योरी भी पढ़ेंगे और थ्योरी के साथ साथ इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब आपने टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक के बाद उसके क्या मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। साथ में इसमें से आपको 6 प्रीवियस ईयर जो आपके पेपर हुए हैं वो भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो आप लोग मार्केट में दोस्तों इस प्रकार के कह सकते हैं बैनर के माध्यम से, मतलब इस प्रकार का बैनर आपको होगा तो उसको आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मंगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए पेट का जो कह सकते हैं मॉडल पेपर है, ये भी मार्केट में अवेलेबल है, या तो लिंक के माध्यम से मंगा सकते हैं ऑनलाइन, तो भी आपको दिक्कत नहीं है, आप लोग मंगा सकते हैं। ये आपका है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं जो आपकी गाइड है, तो गाइड में खासियत तो यही है कि आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको है डिस्क्राइब के साथ दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए पूरा टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट, क्या पॉइंट टू पॉइंट समझाया भी गया है। और इसके बाद क्या होंगे, इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी आप लोग सोल्व करेंगे, जिससे आप लोग जो पढ़ेंगे उससे अच्छे से अच्छे रिवीजन आपका होता जाएगा। मॉडल पेपर की अगर बात करें तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जैसे आपके पेपर से ही निकाले गए हों, बिल्कुल पेपर में छपे हुए क्वेश्चन आपको ऐसे मिलते हैं, सेम टू सेम, है ना। यहाँ पर दोस्तों खास बात यह है कि यहाँ पर जो मॉडल पेपर होता है उसके बाद डिस्क्राइब, है ना, क्योंकि समस्या होती है कि हम मॉडल पेपर तो बहुत पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके साथ अगर डिस्क्राइब ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे तो ज्यादा क्वेश्चन तैयार होंगे। तो यहाँ पर देखिए ज्यादा से ज्यादा आपको डिस्क्राइब भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो चक्षु प्रकाशन की इस बुक को ऑनलाइन मंगा सकते हैं या आप मार्केट से भी मंगा सकते हैं। आप लोग देव जीके ट्रिक जो आपका टेलीग्राम है देव जीके ट्रिक, वहां पर जुड़ जाइएगा। वहां पर आपको वीडियो भेज दिया जाता है, पीडीएफ भी भेज दी जाती है, उससे आपका बेहतर रिवीजन भी हो जाएगा। क्लियर है ना। तो आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा। जय हिंद सभी को, जय हिंद सभी को, जय हिंद। एक बार सभी लोग जय हिंद लिखिए और इसके बाद स्टार्ट करते हैं कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पर देखो आपसे दिया गया है कि 1 वाले में आपसे बन के आ सकता है। देखिए भारत शासन अधिनियम ये आपका 1935 था, मतलब यहाँ पर 1935 आपका हो गया। फिर क्रिप्स मिशन आपका 1942 में आया था, तो यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था, यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। वेवेल योजना 1945 में आई थी, तो आपका 3 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो अपना नंबर मिलाना है तो नंबर मिला सकते हैं 1 4 2 3 1 4 2 3। देखिए ऑप्शन मिल गया है, यहाँ पर आपका भी नंबर मिल गया है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि 1 वर्ष में स्वराज्य का नारा गांधी जी ने कब दिया था। 1 वर्ष में स्वराज्य का जो नारा दिया गांधी जी ने वो कब दिया था। दोस्तों याद रखिए असहयोग आंदोलन के समय दिया था। असहयोग आंदोलन जो कि 1 अगस्त 1920 को औपचारिक रूप से आपका प्रारंभ हो गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय इनमें से कौन था। चलिए दोस्तों वीडियो को भी लाइक करिएगा। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था, 3 नंबर में। चलिए ये रॉलेट एक्ट आपका जब पास हुआ, देखिए 3 का ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर सी हो जाएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। कौन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1919 के समय था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित सत्याग्रहों में किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। निम्नलिखित सत्याग्रहों में किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया, 4 नंबर में। देखो भाई यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन, बारदोली और खेड़ा। अब ये बताइए कि जो बारदोली आंदोलन है, बारदोली जो आंदोलन है इसका नेतृत्व क्या किया था क्या भाई। यहाँ पर बारदोली वाले में जो नेतृत्व गांधी जी किया था क्या भाई, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इसमें थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहीं पर सरदार की उपाधि भी यहाँ की महिलाओं के द्वारा दिया गया था ना। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी हो जाएगा। अगला बताइएगा कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने किया था। चलिए लॉक करिए, इस क्वेश्चन का आंसर इनमें से क्या हो जाएगा दोस्तों। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना किया था वो किसने किया था, 5 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, विलियम जोन्स। जिसका ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर जिसका भी ऑप्शन आ रहा है विलियम जोन्स, बिल्कुल आपका जवाब राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित घटनाओं का सही विचार आपको बताना है। यहाँ पर कौन सी घटना सबसे पहले घटी या बाद में घटी। चलिए यहाँ पर 6 वाले में बताइए क्या आपका यहाँ पर आंसर हो सकता है। अगर ऑप्शन लेना चाहते हैं तो ऑप्शन भी आप लोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। 6 नंबर में देखो आपसे दिया गया है सबसे पहले यहाँ पर खानवा का युद्ध हुआ था 27 में, है ना। कब हुआ था, तो आपके 1527 में हुआ, 1527 में।
इसके बाद देखा जाए तो आपका यहाँ पर चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, 1539 में हो गया। इसके बाद कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में, 1540 में। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। अब दोस्तों आप ही बताइए क्या आंसर आपका हो सकता है। आंसर आपका देखिए 6 का ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो गया ना, 4 2 1 3 ऑप्शन बन गया यहाँ पर आपका ए नंबर। क्लियर है। अगला बताइएगा, कह रहा है कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज जो थे वो आपके कौन थे। तो देखिए 7 का ऑप्शन मुझे आपका बी नंबर, ये 8 तेलुगु कवि थे। क्या 8 तेलुगु कवि थे जो कि 8 महान विद्वान कहे जाते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा गया था। ठीक है ना। तो इस कारण से जो ऑप्शन है यहाँ पर बी हो जाएगा। एक पॉइंट याद रखिएगा कि इसीलिए इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्वेश्चन अगर पूछ ले कि तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कौन सा आपका समय है, तो याद देखिए कृष्णदेव राय का समय आपका है। क्लियर है। आगे बताइएगा, यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी। किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी 8 नंबर में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 8 नंबर में, ऑप्शन बी हो जाएगा दंती दुर्ग ने। दोस्तों क्या कौन, दंती दुर्ग, जो आपके 736 ईस्वी में, 736 ईस्वी में दंती दुर्ग यहाँ पर कह सकते हैं जो आपका राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है, दंत दुर्ग आपका था, है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। यहाँ पर देखो दिया गया है कि किसको क्या नाम दिया जाता था या किस नाम से बोला गया था या कौन सी पदवी दी गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य को देखो सेंड्रो कोट्स कहा जाता था, सेंड्रो कोट्स मतलब यहाँ पर आप 2 हो गया। बिंदुसार को अमित्रघात कहते थे, यहाँ पर देखिए अमित्रघात हो गया 3 हो गया। अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है, यहाँ पर देखिए आपका 1 हो गया, है ना। और चाणक्य को विष्णुगुप्त कहा गया है, तो यहाँ पर 4 हो गया। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो आप लोग ऑप्शन मिला लीजिए अगर आपको आ रहा है। 2 3 1 4, 2 3 1 4 पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो गया। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। यहाँ पर जवाब दीजिए 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा मुंडकोपनिषद, बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, है ना। मतलब इसका अर्थ होता है कि सत्य की ही विजय होती है, इसका मतलब ये है। ठीक है, सत्यमेव जयते मतलब होता है सत्य की ही विजय होती है। ये भारत के राज्य चिन्ह पर भी आपका अंकित किया गया है। अगला है काठमांडू की राजधानी। काठमांडू की राजधानी तो कहाँ की है, यहाँ पर देखिए नेपाल है, ऑप्शन आपका ए नंबर। अगला है पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र आपका कौन सा है। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र, एक मरुस्थल आपने नाम सुना होगा, आटाकामा मरुस्थल है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए आपका भी हो जाएगा, आटाकामा मरुस्थल है दक्षिण अमेरिका में। ये संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है। बॉक्साइट का उत्पादन जो होता है दोस्तों याद रखिए ये आपके कहाँ पर होता है, उड़ीसा। देखिए 13 का जो ऑप्शन है, 13 का जो ऑप्शन आपका है यहाँ पर आपका हो जाएगा नंबर उड़ीसा, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। क्लियर है। झारखंड दूसरे स्थान पर है और गुजरात जो आपका है वो तीसरे स्थान पर है 18-19 के अकॉर्डिंग। अगला है कि किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है, और मानस टाइगर रिजर्व कहाँ पर है भाई। मानस जो टाइगर है ये रिजर्व कहाँ पर है आपके, तो आपके असम में है। कहाँ पर है, असम में है, याद रखिएगा। और 1985 में ये विश्व विरासत घोषित भी किया गया था। अगला दिया गया है LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा जो आपका है उससे यहाँ पर भारत और किसके बीच आपका प्रभावी है। LAC आपकी जो रेखा है ये बताइए क्या हो जाएगा, किसके बीच है। ये भी है आपके देखिए LAC दिया गया, LOC नहीं दिया है। सबसे पहले बात तो LOC होता तो आप लोग पाकिस्तान लगा देते, लेकिन LAC दिया गया है, अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो आंसर आपको लगाना है वो आपका बी हो जाएगा, है ना। तो आप लोग इस क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों से हो सकता था कि आप लोगों से गलती हो जाए, क्योंकि याद रखिए LAC है, LOC नहीं है, क्योंकि LOC पाकिस्तान है और यहाँ पर LAC आपका चाइना है। समझ गए दोस्तों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था। मीरा सेठ समिति का जो संबंध था दोस्तों 16 नंबर में, ऑप्शन क्या हो जाएगा। इनका संबंध था हथकरघा क्षेत्र के विकास से। क्या हो जाएगा, हथकरघा क्षेत्र के विकास से। ऑप्शन बी नंबर, ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है केंद्रीय बजट 2022-23 में प्राथमिक घाटा अनुमानित किया गया है। जो केंद्रीय बजट 2022-23 में प्राथमिक घाटा है इसका अनुमान कितना लगाया गया है। तो याद रखिए ऑप्शन हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद का 2.8%।
सकल घरेलू उत्पाद का 2.8%, ये आपका अर्थात जीडीपी का 2.8% ये अनुमान किया गया है। अगला, आयकर विभाग द्वारा जारी जो पैन कार्ड होता है ये किस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया सकता है, अर्थात पैन कार्ड का प्रयोग हम लोग कहाँ नहीं कर सकते हैं। याद रखिएगा कि पहचान का प्रमाण पत्र है, पंजीकरण करदाता है, जन्म तिथि है ना, लेकिन पते का प्रमाण उससे नहीं होता भाई कि पता उससे मिल जाए, है ना, पते का प्रमाण आप नहीं होता है। इसको नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट इसको भी लीजिएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा कि जो पैन नंबर होता है उसमें मतलब कह सकते हैं कि पैन कार्ड में व्यक्ति का नाम होगा, जन्म तिथि होती है, पैन नंबर होता है, इसमें पता का उल्लेख नहीं होता है। याद रखिएगा, इसमें प्रमाणिक आपको नहीं दिया जाता है। समझ गए ना, क्लियर है। आगे बताइएगा, कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ था वो आपकी तिथि कौन सी है। राष्ट्रीय विकास परिषद, देखिए 19 का ऑप्शन जो आपका है सी हो जाएगा, 6 अगस्त 1952 इसका जो आंसर है वो राइट हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का जो आधार था वो क्या था, अर्थात किस मॉडल पर आपकी बनाई गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना आपकी 1951 से स्टार्ट हुई थी और 56 तक दी गई थी। तो हेरोल्ड डॉमर मॉडल जो ऑप्शन है यहाँ पर ही नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताना है। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा गया 21 नंबर में, तो यहां पर आंसर लॉक करिए भाई, क्या हो जाएगा, मीरा कुमार थी। देखिए ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर है, मीरा कुमार इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। चलिए भाई इसको ऑप्शन लॉक करिएगा, भारतीय संविधान का जो जनक कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। सभी लोग भाई वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और आज माइनस मार्किंग चल रही है, वास्तविकता नंबर आपको यहाँ पर कमेंट करना है कि आप लोग कितना स्कोर आप इस टेस्ट पेपर में ला रहे हैं। चलिए, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है। देखिए 22 नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन हो आपका डी, भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बनेगा डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित कर देते हैं। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित करते हैं, यहाँ पर 23 का ऑप्शन देना है, क्या हो जाएगा। तो देखिए 23 का ऑप्शन जो है आपका, उपराष्ट्रपति अपने इस्तीफा देते हैं, राष्ट्रपति जो देते हैं उपराष्ट्रपति को देते हैं, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष पूछा गया है। लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष पूछा गया दोस्तों, यहां पर आंसर लॉक करिएगा। देखिए 24 नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, एम अनंत सैनम, ऑप्शन जो आपका है अयंगर जी, यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला है कि भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद जिसमें भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उल्लेख किया गया है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक अर्थात कैग, तो देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा, ये 148 आर्टिकल नंबर जो आपका 148 है, यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों, क्लियर है ना। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन, अच्छा नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति क्या करता है, नियुक्त करता है, याद रखिएगा। अगला है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल जो होता है क्या होता है। देखिए 26 नंबर में इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या बनेगा, ऑप्शन बन जाएगा आपका ए नंबर, पॉजिट्रॉन होता है। मतलब ये कह सकते हैं कि जो पॉजिट्रॉन होता है एक धनावेशित मूलकण होता है, धनावेशित मूलकण होता है जिसका द्रव्यमान एवं आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन का विरोध कण कहा जाता है। क्या, इसे इलेक्ट्रॉन का विरोध कण कहा जाता है, याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, वायु दाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। जो वायु दाब को मापता है उसे कहते हैं, याद रखिएगा, बैरोमीटर, है ना, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि बैरोमीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है और जब अचानक अगर पारा नीचे आ जाता है मतलब तूफान आने की मतलब संकेत हो जाता है। जब बैरोमीटर में जब पारा होता है अगर अचानक से नीचे आ जाए तो समझो तूफान आने का संदेश मिल रहा है। अगर बैरोमीटर की ऊंचाई में धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है ऊंचाई में तो समझो वर्षा की संभावना देता है ना। और अचानक अगर ऊंचाई चढ़ जाए तो क्या होगा, मतलब साफ मौसम। अगर पारा अचानक से बिल्कुल साफ पहुंच जाए अचानक से तो वो साफ होता है। ये तीन स्थितियां होती हैं बैरोमीटर से पूछी जाती हैं। सिरके का रासायनिक नाम बताना है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से मिलान करना है। ये रूपांतरित तना है और आपका उदाहरण है प्रकंद होता है आपके अदरक में दोस्तों। ये जो अदरक होता है ये प्रकंद का उदाहरण होता है। यहाँ पर वल्ब आपका है, ये आपका वल्ब जो आपका है ये प्याज से है, अर्थात तो यहाँ पर ये प्याज हो जाएगा, मतलब घेरादार जो होता है घेरादार होता है। और कंद जो होता है ये आपका आलू होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर हो गया क्या हो गया, यहाँ पर बी हो गया, यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर सी हो गया, क्लियर है। BAC मतलब पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि DPT का टीका निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है। DPT का टीका किस प्रकार का होता है 30 नंबर में। तो दोस्तों याद रखिएगा एक संयुक्त टीका होता है, अर्थात ये कह सकते हैं
कि डीपीटी का जो टीका होता है डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस में भी प्रयोग किया जाता है। इस इंजेक्शन से तीन चीजें बीमारियां जो होती हैं समाप्त हो जाती है, इसलिए इसे संयुक्त टीका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर देखो इस प्रकार से पॉइंट दिए गए हैं और ये कह रहा है कि इसका जो आंसर बनेगा क्या बनेगा। एक सूत्र आपने पढ़ा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, पढ़ा है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बस उसी हिसाब से दिया गया है। सीधा आंसर इसका निकल के आ जाएगा। क्या निकलेगा? ऑप्शन इसका सी निकल के आ जाएगा। 31 में आपका सी हो जाएगा, सूत्र में रख लीजिएगा, आसानी से आ जाएगा। क्लियर है ना। 6.5 रखेंगे, 6.5 रखेंगे माइनस 3.5 रखेंगे, स्क्वायर करेंगे, आराम से निकल के आ जाएगा। घटा के निकालेंगे 3 आएगा और 3 को वर्ग 9 होता है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपका दिया गया है क्योंकि हम लोग जीएस सॉल्व कर रहे हैं। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होता है? 36 नंबर बताइए मनोरथ का संधि। यहाँ पर 36 नंबर में मनोरथ, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा मना धनरथ, अर्थात ओ की मात्रा हटेगा, विसर्ग लगेगा, पहला ऑप्शन आपका राइट लॉक हो जाएगा। मना धन राइट आंसर इसका जो आ रहा है राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे बताइएगा। नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर 37 नंबर में, और 37 की अगर हम बात कर दें तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? नाक रगड़ना मतलब होता है दोस्तों, लॉक करिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये होता है दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, ऑप्शन सी बनेगा। जिसके सिर पर चंद्र होता है उसे क्या कहते हैं? जिसके सिर पर चंद्र हो दोस्तों याद रखिएगा, 38 को ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रशेखर कहते हैं, चंद्रशेखर हो जाएगा। अगला है उत्कर्ष का विलोम क्या होता है? उत्कर्ष का विलोम क्या होता है? 39 नंबर में। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। हर एक प्रकाशन के मॉडल पेपर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ऐसा कोई प्रकाशन नहीं है जो हम आपको सॉल्व नहीं कराते हैं। ये आपके ऑलरेडी लगभग बहुत ही प्रकाशन आपके सॉल्व कराए जा चुके हैं। तो पहली बार जुड़े तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। देखिए उत्कर्ष का विलोम क्या हो गया? जब उत दिया हो तो इसका अप होता ही होता है, अर्थात ऑप्शन हो जाएगा उत्कर्ष का अपकर्ष बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आग का पर्यायवाची क्या होता है? तो आग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो आपका दिया गया वैश्वानर, क्या दिया? वैश्वानर होता है। 40 का जो आंसर है यहाँ पर आपका बनेगा कौन सा? बी नंबर। अनल पावक वायु सखा दहन वैश्वानर कृषान हुतासन धूमकेतु, है ना। अगर आप लोग यहाँ पर अदर ऑप्शन लगा रहे हैं तो वही गलत हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आपका बी। जुलाई 2021 में भारत में स्थित किस हड़प्पा कालीन स्थल को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल कर लिया है? तो देखिए 60 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा धौलावीरा। ये क्वेश्चन आपको बढ़िया है, नोट करिएगा। 60 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका धौलावीरा को ये चुना गया है। ये धौलावीरा है कहाँ दोस्तों? ये बताइए जल्दी से। ये जो धौलावीरा है ये आपके है कहाँ? ये बताइए जल्दी से। ये जो धौलावीरा है ये आपका कहाँ पर है? कौन से राज्य में है? जल्दी से लॉक करिएगा। गुजरात में। वेरी गुड, आपके गुजरात में, याद रखिएगा गुजरात में, ठीक है। और याद रखिए ये 40वें नंबर का स्थल है जो आपका इसमें शामिल हुआ है। 40वें नंबर का स्थल याद रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि नॉर्वे की राजधानी क्या है? हमने आपको पढ़ाया था नॉर्वे की राजधानी, और नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो है दोस्तों। क्या? ओस्लो, जो कि ऑप्शन क्या है यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है पन्ना लाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? पन्ना लाल घोष को आप लोग जानते हैं और नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए, ये बांसुरी वादक है। क्या? ये पन्ना लाल घोष ये प्रसिद्ध बांसुरी वादक है और इनका वास्तविक नाम क्या है? अमल ज्योति घोष है दोस्तों, याद रखिए। पन्ना लाल घोष का वास्तविक नाम है अमल ज्योति। क्या है? अमल ज्योति। नोट करिएगा भाई, यहाँ पर इसे नोट करिएगा कि जो पन्ना लाल घोष हैं बांसुरी वादक हैं, इनका वास्तविक नाम है अमल ज्योति नाम है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि शंकर अंतरराष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय स्थित है। शंकर अंतरराष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय ये स्थित है दोस्तों आपके ऑप्शन ए नई दिल्ली में। कहां पर है? नई दिल्ली इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और यहां पर इसकी स्थापना किया था एक शंकर पिल्लई ने किया था। ये कार्टूनिस्ट थे शंकर पिल्लई। अगला निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का लेखन वराह मिहिर ने किया था? तो दोस्तों आपका 64 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो राइट क्या हो जाएगा? वराह मिहिर। यहाँ पर 64 नंबर में ऑप्शन बनेगा बी नंबर वराहन संहिता, अर्थात जो ऑप्शन है बी नंबर बृहद संहिता इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछा गया 65 नंबर में, और 65 का ऑप्शन हो जाएगा कैनबरा। क्या बन जाएगा? कैनबरा इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला है तमिलनाडु की संसदीय सीटों की जो राज्यसभा की संख्या वो कितनी है? तमिलनाडु में पूछा गया है, राज्यसभा की संख्या पूछा गया है। इसके पहले भी मॉडल पेपर में आपका क्वेश्चन मिल चुका है 18, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला नरेंद्र मोदी जी ने प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा किया है, तो ये बताइएगा कि वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा कब की गई है? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपके 26 दिसंबर। क्या? 26 दिसंबर ऑप्शन बी हो जाएगा। पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? पुस्तक 400 डेज की जो लेखक है वो आपके कौन है? ये आपके चेतन भगत, आपने नाम सुना होगा चेतन भगत, ठीक है। इतना अच्छा है कि आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 की उप विजेता टीम में से कौन सी है?
चलिए 160 का ऑप्शन देना है। और दोस्तों ये आपकी उप विजेता आपसे पूछा गया है ना, यहाँ पर पूछा गया है उप विजेता। तो चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका जवाब इनमें से जो आपका आ रहा है दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पर देखिए 160 का जो ऑप्शन है, 160 का ऑप्शन है आपका दक्षिण अफ्रीका। मतलब फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 19 रनों से हराकर ऑस्ट्रेलिया ने अपना छठा और लगातार तीसरा खिताब जीता है। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, यार आपसे झोंगसिप 26 संचार उपग्रह को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। यहाँ पर जो आप देना है ये जो उपग्रह है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। आपका जो आंसर इनमें से वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 161 का जो ऑप्शन बनेगा राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा, याद रखिएगा चीन। क्या हो जाएगा, चीन इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, चीन हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कांग्रेस द्वारा 50वें महाधिवेशन का आयोजन कहां पर किया गया है। बताना है कि कांग्रेस के द्वारा, दोस्तों देख सकते हैं कैराब से कांग्रेस के द्वारा 50वीं है ना 85 नंबर का जो महाधिवेशन है इसका आयोजन कहां पर किया है। ऑप्शन बी हो जाएगा आपके रायपुर में। कहां पर, रायपुर इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2022 के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। 163 का ऑप्शन बी हो जाएगा, इनका नाम है लियोनेल मेसी है ना, जो कि आंसर बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर पूर्व के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का शिलान्यास कहां पर किया गया है। उत्तर पूर्व के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र है और इसका शिलान्यास जो किया गया है ये कहां पर किया गया है। यहाँ पर जो आपका आंसर है राइट क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, आपके असम में किया गया है। कहां पर है, असम के कामरूप जिले के सोनपुर में किया गया है। याद रखिएगा असम के मुख्यमंत्री यहाँ पर हिमंत बिस्व शर्मा ने 1 मार्च 2023 को इसका उद्घाटन किया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है आईपीएल और डब्ल्यूपीएल का शीर्षक प्रायोजक कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 2023 में आईपीएल और जो आपका महिलाओं का वुमेन हुआ था है ना, तो इसका जो प्रायोजक कंपनी रही है वो कौन सी रही है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका टाटा है ना, टाटा समूह पहले डब्ल्यूपीएल का टाइटल प्रायोजन होगा, बाद में यहाँ पर आईपीएल हुआ था, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि 13वीं राष्ट्रीय हॉकी चैंपियंस 2023 के फाइनल में किसे सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो जवाब देना है यहाँ पर कि 13वें राष्ट्रीय हॉकी चैंपियन 2023 के फाइनल में किसे सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर 166 का जो ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर सोनल मिंज, क्या नाम है इनका, सोनल मिंज नाम है इनका, ऑप्शन आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है तरफ से वैश्विक पहल में MIIRA का संबंध किस फसल से है। चलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन इसका जो बनेगा मीरा, मतलब ये जो मीरा है इसका फसल जो आपका है ये किससे संबंधित है। यहाँ पर आंसर जो आपका ऐसी नंबर है ये बाजरा से संबंधित है। किससे संबंधित है, ये आपके बाजरा से संबंधित है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है क्या आपसे बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक का आयोजन कहां पर किया गया है। बताना है बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक का आयोजन कहां पर किया गया है। यहाँ पर आंसर जो आपका है राइट क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा डी नंबर है, आपके बेंगलुरु में किया गया। कहां पर है, आपके बेंगलुरु में स्थित आपका एक होटल है सोंगीला, क्या सोंगीला होटल आपका है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 2 से 4 मार्च 2023 तक नई दिल्ली में 8वां रायसीना डायलॉग किस थीम के साथ आयोजित किया गया था। यहाँ पर जो आपका आंसर है दोस्तों राइट इनमें से क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसमें से जो आपका था ऑप्शन इसका सी बनेगा। यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सी दिया गया है यहाँ पर प्रोकटेशन, यूनिकेथल और टर्बुलेंस, ये जो ऑप्शन है ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा भाई, क्योंकि इंग्लिश वगैरह कम आती है हमें। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है यूरोपीय संघ ने किस देश के साथ मिलकर विंडसर फ्रेमवर्क का निर्माण किया है। यूरोपीय संघ ने किस देश के साथ मिलकर विंडसर फ्रेमवर्क का निर्माण किया है। 170 का जो ऑप्शन है यहाँ पर ये हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, क्या यूनाइटेड किंगडम इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा। दोस्तों विंडसर फ्रेमवर्क का निर्माण किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि एक्सेस नाउ की इंटरनेट शटडाउन 2022 की वैश्विक सूची में शीर्ष स्थान किसे प्रदान किया गया है। एक्सेस नाउ की इंटरनेट शटडाउन 2022 की वैश्विक सूची में शीर्ष स्थान पर किसे शामिल किया गया है। आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, नोट करिएगा। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका बी हो जाएगा दोस्तों, भारत इसमें से शामिल है। ठीक है, भारत शामिल है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि बिहार के किस जिले में मोटे अनाजों के प्रति जागरूकता के लिए श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया है। तो चलिए श्री अन्न महोत्सव जो कि बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया है, ये जिला है आपका भोजपुर जिला। ठीक है, भोजपुर जिले में ये आपका 28 फरवरी से 1 मार्च तक आपका 2 दिवसीय रहा है अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है उच्चतम न्यायालय द्वारा हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर अडानी ग्रुप की कंपनियों की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है।
173 का जो ऑप्शन है आपका ये नंबर हो जाएगा अभय मनोहर सप्रे। ठीक है, यहाँ पर न्यायमूर्ति AM सप्रे या अभय मनोहर सप्रे, जो कि आंसर हो जाएगा आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। इसमें 6 सदस्य आपके शामिल होंगे। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि इंडियन नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज द्वारा किस रोग के उपचार हेतु पहली एवं एकमात्र डीएनए वैक्सीन विकसित की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर 174 का जो ऑप्शन है यहाँ पर आंसर आपका ए हो जाएगा। याद रखिए डेंगू के लिए, किसके लिए, डेंगू बुखार के लिए भारत की पहली एकमात्र डीएनए वैक्सीन विकसित की गई है। ऑप्शन आपका नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है IFSCA से स्वीकृति प्राप्त करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय डीकिन विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया जाएगा। 175 का जो ऑप्शन है यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। याद रखिए गांधीनगर में, कहां पर है, गांधीनगर इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कह रहा आपसे कि पारंपरिक चिकित्सा पर SCO के पहले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन कहां पर किया गया है। यहाँ पर जो आपका आंसर है दोस्तों राइट हो जाएगा सी नंबर आपके गुवाहाटी में। कहां पर किया गया है, गुवाहाटी, जो कि ऑप्शन आपका सी बनेगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भोपाल में अंतरराष्ट्रीय धम्म सम्मेलन के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया गया है। चलिए, द्रौपदी मुर्मू द्वारा भोपाल में अंतरराष्ट्रीय धम्म सम्मेलन की कौन संस्करण का उद्घाटन किया गया है। 177 का ऑप्शन देना है। आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो जवाब हो जाएगा यहाँ पर 7वें नंबर का। क्या 7वें नंबर का ये अंतरराष्ट्रीय धर्म सम्मेलन है, यहाँ पर आंसर बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर कहां पर, मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 6 मार्च 2023 को पहला भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किस स्वदेशी पोत पर किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन है, ये किस स्वदेशी पोत पर किया गया है। 178 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 178 का ऑप्शन ये हो जाएगा। याद रखिए INS विक्रांत पर, क्या INS विक्रांत में, यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। और अगला गद्यांश आपका दिया गया है कि प्रमाण का भारतीय संस्कृत में बड़ा महत्व है। देखिए प्रणाम अच्छा प्रणाम है, प्रणाम का भारतीय अभी देखो आप लोगों को जाना नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर गद्यांश को सॉल्व कराने के बाद इसी वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और वह आपको सॉल्व कराते हैं, जिसे हम आपको डेली कहते हैं। और ये लास्ट मॉडल पेपर है, इसमें से आपको माइनस मार्किंग भी देखना है, इसलिए हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। और इसके सॉल्व कराने को जस्ट बाद इसी में यहाँ पर कुछ और सॉल्व कराएंगे, तो आपको जाना नहीं है क्लास से, ठीक है ना। और जिन्हें जाना है तो उन्हें रोक भी नहीं सकते हैं, क्यों भाई, जिन्हें जाना है उन्हें रोका भी नहीं जा सकता है, लेकिन जिनको कुछ सीखना है वो लोग जरूर जुड़ेंगे। प्रणाम का भारतीय संस्कृत में बड़ा महत्व है। यह अपने से बड़ों, श्रेष्ठ तथा आदरणीय जनों के प्रति आत्मीयता का प्रतीक है। माता पिता के अतिरिक्त समाज के सभी वृद्धजन, गुरुजन हो, अतिथि हो, साधु संत हो, अपनी परंपरा के अनुसार प्रणाम करना मानव धर्म है। वस्तुतः प्रणाम जीवन रूपी क्षेत्र में आशीर्वाद का अन्न उगाने की बीज मंत्र है। प्रणाम के संबंध में मनु की मान्यता है कि वृद्धजनों व माता पिता को जो नित्य सेवा प्रणाम से प्रसन्न रखता है, उसकी आयु, विद्या, यश और बल चारों वृद्धि होती है। प्रणाम के बल पर ही बालक मार्कंडेय ने सप्त ऋषियों से चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त किया था। महाभारत के युद्ध के आरंभ में युधिष्ठिर ने पितामह है ना, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य, महाराज शल्य को प्रणाम करके है ना उनसे विजयी भाव का आशीर्वाद प्राप्त किया था। प्रणाम की महत्ता निरूपित करते हुए संत तुलसी कहते हैं कि वह मानव शरीर व्यर्थ है जो सज्जनों और गुरुजनों को सम्मुख नहीं झुकाता है, अर्थात ऐसा जीवन बेकार है जो अपने गुरु को, अपने सज्जनों को प्रणाम नहीं करते हैं। तो चलिए आइए क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। तो चलिए दिया गया है प्रणाम किसका प्रतीक है, 71 नंबर में प्रणाम किसका प्रतीक है, जल्दी जल्दी अब जवाब दीजिएगा, सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो देखिए प्रणाम जो आपका प्रतीक है संस्कृत का है, मानव धर्म का है, आत्मीयता का है, परंपरा का है। पहले पॉइंट दिया गया था आत्मीयता का प्रतीक है, याद रखिए प्रणाम जो आपका है आत्मीयता का प्रतीक है, ये आपको दिया गया था, साफ साफ दिया गया था, ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा। चलिए प्रणाम करने वाले किसकी प्राप्ति होती है, प्रणाम करने वाले को किसकी प्राप्ति होती है, तो देखो यहाँ पर 72 नंबर में क्या हो जाएगा, विद्या की होती है, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला यहाँ पर दिया है बालक मार्कंडेय की को चिरंजीवी होने का वरदान किसने दिया था, तो यहाँ पर देखो 73 में ऑप्शन हो जाएगा आपका सप्त ऋषि मुनियों ने दिया था। अगला है सज्जनों और गुरुजनों के सम्मुख झुकने से तात्पर्य मतलब क्या होता है, मतलब होता है अहंकार की समाप्ति होती है, अहंकार की समाप्ति होती है। जीवन रूपी क्षेत्र में आशीर्वाद का अन्न उगाने का जो बीज मंत्र है वो क्या है, तो आपका प्रणाम ही है, याद रखिएगा। अगला गद्यांश जो दिया गया है वो आप लोगों के बारे में दिया है, हंसते हंसते आप लोग देखिए कितना मजा आएगा और ये गद्यांश भी खत्म हो जाएगा। कह रहा है कि खेल की कक्षा शुरू हुई तो एक दुबली पतली लड़की शिक्षक से ओलंपिक रिकॉर्ड के बारे में सवाल पूछने लगी। इस पर कक्षा में सभी छात्र हंस पड़े। 4 साल की उम्र में ही उसे पोलियो हो गया था। शिक्षक ने भी व्यंग किया, तुम खेलों के बारे में जानकर क्या करोगी, तुम तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो सकती हो, फिर ओलंपिक से तुम्हारा क्या मतलब, तुम्हें कौन सा खेल में भाग लेना है,
जो यह सब जानना चाहती हो। उदास होकर लड़की चुपचाप बैठ गई। सारी क्लास उस पर देर तक हंसता रहा, है ना। घर जाकर उसने माँ से पूछा, क्या मैं दुनिया की सबसे तेज धावक बन सकती हूँ? उसकी माँ ने उसे प्रेरित किया और कहा, तुम कुछ भी कर सकती हो। इस संसार में मुमकिन कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है आपका। अगले दिन जब खेल पीरियड में उसे बाकी बच्चों से अलग बिठाया गया तो उसने कुछ सोचकर बैसाखियां संभाली और दृढ़ निश्चय के साथ बोली, सर याद रखिएगा, अगर लगन सच्ची और इरादे बुलंद हो तो सब कुछ संभव है। जैसे आप लोगों को कहा जाता है कि आप लोग कहोगे सर पेपर लीक हो गया, क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। अगर आपके अंदर लगन है, आपके अंदर सच्ची मेहनत किया है, तो आपके अंदर से आवाज आएगी कि नहीं, मैं चाहे कुछ भी हो जाए, पेपर लीक हो जाए, लेकिन मैं पास होकर दिखाऊंगा। तो यहाँ पर अगर आपकी लगन सच्ची है, इरादे बुलंद है, तो कुछ भी संभव है। सभी ने इसे भी मजाक में ले लिया और उसकी बात पर ठहाका लगाया। अब वह लड़की तेज चलने के अभ्यास में जुट गई। वह कोच की सलाह पर अमल करने लगी, अच्छी और पौष्टिक खुराक लेने लगी। कुछ दिनों में उसने अच्छी तरह चलना फिर दौड़ना सीख लिया। उसके बाद वह छोटी मोटी दौड़ में हिस्सा लेने लगी। वह कई लोग उसकी मदद के लिए आगे आने लगे। उसका उत्साह बढ़ने लगा और उसके हौसले बुलंद होने लगे। उसने 1960 के ओलंपिक में 100 मीटर, 200 मीटर और 4x100 रिले में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। और ओलंपिक इतिहास रचने वाली वह बालिका थी अमेरिका की धाविका विल्मा रुडोल्फ। क्या नाम है भाई जिनके बारे में आप पढ़ रहे थे? इनका नाम है विल्मा रुडोल्फ है, जो कि अमेरिका की धावक है। दोस्तों अब आइए, यहां पर क्वेश्चन दिया है कि लड़की के सवाल पूछने पर छात्र हंस पड़े। क्यों हंस पड़े थे? 76 का जवाब दीजिएगा। बड़े आराम से हमने पढ़ाया है। तो भाई क्या हो जाएगा, खेल नहीं सकती थी इसलिए हंस पड़े थे। अगला है कि आपके विचार से लड़की को सफलता की सबसे प्रेरणा किसने दी थी? आप लोग बताइएगा कि आपके विचार से देखा जाए तो लड़की को सफलता की सबसे बड़ी प्रेरणा जो दिया था, किसने दिया था? तो देखिए यहां पर उनकी मां ने ही दिया था ना, उसकी मां ने ही तो दिया था ना। सहपाठी तो मजाक उड़ा रहे थे भाई। अगला है कि शिक्षक के उत्तर से उसके बारे में धारणा बनती है कि वह क्या था भाई, वह जो था एक कठोर व्यक्ति था। जो शिक्षक था वो कठोर था, वो मनोबल नहीं बना रहा था, वो उसे कह रहा था तुम कर क्या सकते हो। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे कि लड़की के अनुसार सब कुछ संभव है यदि हो कैसी हो, अगर वह कैसी हो, सच्ची लगन और ऊंचा इरादा हो तो सब कुछ संभव है। अगला गद्यांश में निहित मुख्य संदेश क्या दिया गया है? इस गद्यांश में मुख्य संदेश जो दिया गया है वो क्या दिया गया दोस्तों, बताइए जल्दी से। 80 नंबर में कह रहे सफलता के लिए लगन और परिश्रम आवश्यक होती है। देखियो यहाँ पर सफलता के लिए लगन और परिश्रम आवश्यक होती है। ये यहाँ पर बस ध्यान से सुनना है। कह रहा है मध्यकाल की वास्तुकला और निर्माण। तो देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार और अलाई दरवाजे जो बनवाया किसने? तो याद पर देखिएगा कि आपके अलाउद्दीन खिलजी। देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा दिया गया है। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये गलत दिया भाई। 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार ये तो बनाया था अलाउद्दीन खिलजी, सॉरी ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था भाई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। देखो ये पॉइंट आपका गलत दिया गया इस बुक में। ये वाला पॉइंट देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा जो आपका है और कुतुब मीनार जो आपका है। दोस्तों याद रखिए ये दो चीजें जो आपके हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और जो अलाई दरवाजा है वो आपके अलाउद्दीन खिलजी ने। क्लियर है? हमने जो बता दिया उसको नोट करिएगा। अटाला मस्जिद जो जौनपुर में है सरकी शासक ने बनवाया था। गोल गुम्बद जो बीजापुर में है आदिल शाह का मकबरा है, आदिल शाही वंश ने बनवाया था। आगरा के किला अकबर ने। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी का आपके अकबर ने। एतमादुद्दौला का जो मकबरा है नूरजहां ने, है ना। और अगला है ताजमहल तो आपके शाहजहां ने। और बीबी का मकबरा जो कि औरंगाबाद में है आपके औरंगजेब ने। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट आपसे आ गया है। खैर आपसे भारतीय पर्यटन स्थल और आपके स्थान आपसे पूछा गया है। तो देखो दिया गया है कि आपसे जामा मस्जिद जो कि आपके दिल्ली में है। कुतुब मीनार कहां पर है? आपके दिल्ली में है ना। अगला इंडिया गेट, बताइए इंडिया गेट कहां पर है? दिल्ली में है। लाल किला कहां पर है? आपके दिल्ली में है। राष्ट्रपति भवन कहां पर है? दिल्ली में है। राजघाट कहां पर है? आपके दिल्ली में है ना। अगला पॉइंट बताइएगा। कह रहे हुमायूं का मकबरा कहां पर है? तो दोस्तों हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। शांतिवन कहां है? दिल्ली में। कमल मंदिर कहां पर है? आपके दिल्ली में। लोधी गार्डन कहां पर है? दिल्ली में। जंतर मंतर कहां पर है? दिल्ली में, है ना। अब यहां पर दिल्ली मत लगाइएगा क्योंकि अगला पॉइंट बदल गया है। कह रहे अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। हैगिंग गार्डन मुंबई में। अगला पॉइंट दिया गया है, नोट करते जाइएगा। कह रहे मालाबार हिल्स ये आपके कहां पर है? महाराष्ट्र में है। दोस्तों इसको नोट करिएगा क्योंकि मालाबार से आप लोग केरल मत पहुंच जाना। मालाबार हिल पूछा गया है महाराष्ट्र में। टावर ऑफ साइलेंस ये महाराष्ट्र में है।
ताजमहल आगरा में है, अकबर का मकबरा आपके आगरा के सिकंदरा में है। अमरनाथ की गुफा कहाँ पर है भाई? अमरनाथ की गुफा कहाँ पर है भाई? कश्मीर में है। अगला है डल झील कहाँ पर है? तो आपकी श्रीनगर में हो जाएगा। ठीक है, शालीमार बाग आपके जम्मू कश्मीर में है। अगला आपसे दिया गया है कि वैष्णो देवी कहाँ पर है भाई? ये आपके जम्मू कश्मीर में है। शाही चश्मा कहाँ पर है? आपके जम्मू कश्मीर में है। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में है। ठीक है, विड़ला तारामंडल कहाँ पर है? आपके कोलकाता में है। अगला है फोर्ट विलियम कहाँ पर है? कोलकाता में है। नखोदा मस्जिद कहाँ पर है? नखोदा मस्जिद क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपकी कोलकाता में है। सेंट पॉल कैथेड्रल ये कहाँ पर है? आपके कोलकाता में है। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर है? टीपू सुल्तान मस्जिद कोलकाता में है। हावड़ा ब्रिज कहाँ पर है? कोलकाता में है। ठीक है, बॉटनिकल जो गार्डन कहाँ पर है? कोलकाता में है। ठीक है, अगला है भारतीय संग्रहालय कहाँ पर है? कोलकाता में है। क्लियर है। अगला आपसे दिया गया है कि जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है? तो आपके पुरी जो कि उड़ीसा में है ना। यहाँ पर जगन्नाथ मंदिर पूरी उड़ीसा में है। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ब्लैक पोगंडा या सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो कोणार्क जो उड़ीसा में है। लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? आपके उड़ीसा में है। क्लियर है। अगला बताइएगा, कह रहे हैं अंबर पैलेस कहाँ पर है? जयपुर में है। नाहरगढ़ का किला कहाँ पर है? आपके जयपुर में है। और अगला यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा है सिटी पैलेस, तो जो सिटी पैलेस वो कहाँ पर है? जयपुर में है। हवा महल कहाँ पर है? आपके जयपुर में है। जयगढ़ का किला कहाँ पर है? जयपुर में है। बिड़ला मंदिर कहाँ पर है? आपके जयपुर में है। जल महल कहाँ पर है? आपके जयपुर में है। वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन दिया गया है। जल महल कहाँ पर है? आपके जयपुर में है। अगला यहाँ पर देखो दिया गया है द्वीप पैलेस, क्या दिया है? द्वीप पैलेस कहाँ पर है? उदयपुर में है। जूनागढ़ का जो किला है कहाँ पर? बीकानेर में है। पुष्कर झील कहाँ पर है? आपके अजमेर में है। अजमेर शरीफ की जो दरगाह है वो कहाँ पर है? तो अजमेर में है। जैसलमेर का जो किला है वो कहाँ पर है? तो आपके राजस्थान में है। मानसून पैलेस कहाँ पर है? तो आपके सज्जनगढ़ राजस्थान में है। टावर ऑफ विक्ट्री क्या है? टावर ऑफ विक्ट्री ये कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ पर है? राजस्थान में है। टावर ऑफ फेम कहाँ पर है? राजस्थान में है। आमेर का किला कहाँ पर है? आपके जयपुर में है। ठीक है, मेहरानगढ़ का किला कहाँ पर है? मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में है। पिछोला झील कहाँ पर है? पिछोला इसे होता है पिछोला झील, उदयपुर में है। स्वर्ण मंदिर आपके अमृतसर में है। बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश में। पंचमहल आपके उत्तर प्रदेश में है। बनारस घाट कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। ग्वालियर का किला कहाँ पर है? आपके मध्य प्रदेश में है। संगमरमर चट्टान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। लाल बाग गार्डन कहाँ पर है? कर्नाटक में। वृंदावन गार्डन कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ये बताइए सही दिया कि नहीं है? जल्दी से बताइए, क्वेश्चन जो दिया गया है वृंदावन गार्डन कहाँ पर है? जल्दी से बताइए। यहां पर जो दिया गया है वृंदावन गार्डन किस राज्य में है? कर्नाटक में। ये दोस्तों याद रखिए, वृंदावन गार्डन जो आपका है भारत के कर्नाटक राज्य के मैसूर नगर में है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश मत लगाइएगा, इसको नोट करिएगा ताकि गलती आप लोगों से ना हो, कंफ्यूज नहीं होना है और गलती भी नहीं होना है। एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, वृंदावन जो गार्डन है वो कर्नाटक में ही है, बिल्कुल है, मैसूर में। ठीक है, अगला है गोल गुम्बद आपके बीजापुर जो कि आपके कर्नाटक में। कुर्ग जो आपका है कर्नाटक में। मैसूर महल कहां पर है? कर्नाटक में। गोमतेश्वर की प्रतिमा कर्नाटक में। मीनाक्षी मंदिर कहां पर है? आपके तमिलनाडु में है। अगला है मरीना बीच कहां पर है? दोस्तों याद रखिए, विश्व की ये मरीना जो आपका बीच है सबसे बड़ा बीच है आपका तमिलनाडु। वरादेश्वर मंदिर आपके तमिलनाडु। चार मीनार हैदराबाद। गोलकुंडा कहां पर है? आपके हैदराबाद में है। विड़ला मंदिर कहां पर है? विड़ला मंदिर आपके हैदराबाद हो जाएगा। वेंकटेश्वर मंदिर जो कि तिरुमाला आंध्र प्रदेश में है। जैन मंदिर आपके गुजरात में है। कच्छ के महारण जो आपका दिया है गुजरात में है। और पद्मनाभ जो स्वामी का मंदिर है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल में है। बेम्बनार झील आपकी कहां पर है? केरल में है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपकी जो क्लास रही वो आपकी कैसी लगी? दोस्तों अगर आपको डेली ऐसे ही जुड़ना है, डेली ऐसे आपको सीखना है तो हर एक मॉडल पेपर आप पढ़िए। हर एक मॉडल पेपर में हम आपको ऐसे कवर कराते हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि आपको लगेगा कि नहीं हमने इतना पढ़ लिया, कैसे रटेंगे, तो आपको बता दें कि आप 60% से ज़्यादा आप लोगों को आ रहा था, नहीं आ रहा था। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनको नहीं लगता है कि नहीं 60% हमको नहीं आ रहा था, हम नया पढ़ रहे थे कुछ। आप कुछ नया नहीं पढ़ रहे थे, 60% आपको रटा हुआ था। मात्र यहाँ पर 40% ही यहाँ पर था जिसको आप रिवीजन के माध्यम से 20% कंप्लीट कर लिया। मात्र 20% ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी और एक बार आपने पढ़ लिया है तो दोबारा जब आप पढ़ोगे तो ये 10% भी क्लियर हो जाएगा। दोस्तों बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ये जनरल चीजें हैं, जनरल क्वेश्चन आपके हैं जिनको आपको याद होना चाहिए, है ना। तो याद रखिएगा कि आपको हम डेली क्लास देते हैं और डेली क्लास में हर एक मॉडल पेपर में प्रयास करते हैं जो स्टैटिक जीके है या कोई ऐसा पॉइंट जो आपके एग्जाम में बन सकता है वो हम आपको देते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे हर एक मॉडल पेपर को देखिए, क्योंकि हर एक मॉडल पेपर के साथ साथ स्टैटिक जीके का वो थ्योरी वाला पोर्शन जो अलग से पढ़ाया